नमस्कार, स्वागत है आप सभी का राष्ट्रीय सांस्कृतिक पत्रिका संस्कृति भारती के इस अंक में। मैं हूँ नवोदिता मिश्रा और मैं मनोज माइंडकर। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। भारत के चिरंतन सांस्कृतिक अस्मिता सलीला का अवलोकन किया जाए तो न जाने कितने ही सकारात्मक विलक्षण बिंदु उसमें मुखर हो उठते हैं। उन्हीं में से अग्रणी है इस पावन भूमि पर अनादिकाल से पल्लवित होते रहे गरिमामय लोकतांत्रिक मूल्य। यानी यहाँ के दर्शन और लोक जीवन में अहिंसा, परोपकार, दया, करुणा, बंधुत्व, संयम, साधना और प्रकृति प्रेम के भाव तो निहित हैं ही, साथ साथ शासन व्यवस्था के आयामों में सर्वसम्मति, साथ मिलकर चलने की भावना भारतीय मानस का एक प्रमुख मंत्र रहा है। ऋग्वेद का समृद्धि सूक्त संगच्छद्भम संवदध्वम संवो मनासी जानताम समानो मंत्रः समितिः समानी समानम मनः सह चित्तमेषाम। यानी हम एक दिशा में चलें, एक समान बोलें, सभी के मनोभाव जानें और सभी के लक्ष्य एक हों। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में भारत के संविधान निर्माताओं ने संविधान बनाते समय इसी भाव को पुष्ट और स्थापित किया था। भारतीय संस्कृति में लोकतांत्रिक मूल्यों का एक गहरा इतिहास और आधार है। धार्मिक, भाषाई, सांस्कृतिक और सामाजिक विविधताओं के बावजूद परस्पर संवाद और सहयोग से सह अस्तित्व सुनिश्चित करना हमेशा ही महत्वपूर्ण रहा है। वैदिक साहित्य में गणतंत्र शब्द का कई बार प्रयोग हुआ है। राजा और उसके सहयोगियों से बनने वाले समूह को समिति की संज्ञा दी गई। सभाओं का भी जिक्र है। स्थानीय स्वशासन की ये परंपरा लोकतांत्रिक मूल्यों का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। महाभारत के शांति पर्व में जन सदन शब्द का उल्लेख है, जिसका अर्थ है जनता से सीधा जुड़ाव। 5वीं और 6ठी शताब्दी ईसवी पूर्व से ही जैन और बौद्ध धर्म क्रमशः अनेकतावाद और बौद्ध संघ जैसी लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को प्रश्रय देते आ रहे हैं। पाणिनि का अष्टाध्यायी जैसा ग्रंथ गण, निगम, जनपद जैसी लोकतांत्रिक शब्दावली का प्रयोग करता है। चंद्रगुप्त मौर्य के सलाहकार कौटिल्य का ग्रंथ अर्थशास्त्र लोकतंत्र में नागरिकों को प्राथमिकता देता है। सम्राट अशोक कलिंग विजय के बाद एक ऐसा शासन स्थापित करते हैं जिसमें व्यवस्थित मंत्री स्तरीय चुनावों के माध्यम से शांति और कल्याण को बढ़ावा मिले। उनके आदर्श लोकतंत्र के प्रतीक चिन्ह भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में अंकित हैं। मध्यकालीन भारत में विजयनगर साम्राज्य में मंडलम, नाड़ और स्थल में बटे हुए सहभागी शासन पर जोर था। और अकबर ने नवरत्नों के परामर्श अनुसार सुलह कुल के माध्यम से समावेशी शासन का प्रयास किया, तो छत्रपति शिवाजी ने अष्टप्रधान के लिए कर्तव्यों की रूपरेखा दी। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और गांधी जी के विचारों में स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता पर बल है, जो हमारे आधुनिक भारत की निर्मिति का प्रयाण बिंदु है। हम पूरे विश्वास से कह सकते हैं कि भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत न केवल ऐतिहासिक रूप से लोकतांत्रिक रही है, बल्कि समय के साथ ये प्रगाढ़ होती जा रही है। भारतीय संस्कृति का ये लोकतांत्रिक स्वरूप उत्तरोत्तर निखरता रहे, इसी शुभकामना के साथ मिलकर सुनते हैं राष्ट्रीय सांस्कृतिक पत्रिका संस्कृति भारती। जय जय भगीरथ नंदिनी मुनि जय चकोर चंदिनी। जय जय भगीरथ नंदिनी मुनि जय चकोर चंदिनी। अब रुख करते हैं सांस्कृतिक नगरी काशी का। आने वाली 16 जून को है गंगा दशहरा का पर्व। चिर पुरातन काशी की नगरी में इस पर्व को लेकर क्या मनोभाव हैं, आइए सुनते हैं
काशी के ही उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार से सम्मानित संस्कृति कर्मी व्योमेश शुक्ल से। भो भुवनेश्वरी पुण्य धन्य। गंगा हमारी माँ है और माँ से बड़ी कोई संज्ञा मनुष्य के पास होती नहीं। भारतवर्ष की सभ्यता इतनी गहन, इतनी व्यापक, इतनी विस्तीर्ण, इतनी अपराजेय है कि उसने मानो माँ की उपस्थिति, माँ के आगमन को भी अपने अनुष्ठानों के माध्यम से अपनी उत्सव प्रियता में निबद्ध कर लिया है, उसे बांध लिया है। माँ की भी एक गांठ है हमारे पास। हमारे 7 वार और 9 त्योहार वाले संस्कार में एक वार और एक त्योहार माँ गंगा का भी है। सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करनी हरनी सब सूला। गंगा दशहरा एक ऐसा पर्व है जो ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को मनाया जाता है। बनारस गंगा के किनारे बसे शहरों में अग्रगण्य है। बनारस विशिष्ट है, बनारस प्राचीनतम है, बनारस अधुनातन है। तो इसलिए बनारस के थल का गंगा के जल के साथ एक अनूठा रिश्ता है, जिसे साहित्य में, संगीत में, कलाओं में न जाने कितनी विधियों से व्यक्त किया गया है। तो ज्येष्ठ शुक्ल दशमी यानी आप अंदाज लगाइए कि मई या जून महीने में पड़ने वाला ये त्योहार है, जब गंगा सबसे दुबली होती है। सुमित्रा नंदन पंत की कविता याद कीजिए, तापस बाला गंगा निर्मल, लेटी है श्रांत क्लांत निश्चल। वही गंगा, उनके अवतरण का दिवस है गंगा दशहरा। इस पृथ्वी पर गंगा के आने की कहानी आपको पता है। राजा सगर के पुत्रों का तर्पण करने के लिए उन्हीं के एक पूर्वज, उनकी 4 पीढ़ी बाद अस्तित्व में आए महान राजा भगीरथ ने अपनी तपस्या से अपने पुरखों का श्राद्ध करने की ठानी और एक पैर पर खड़े होकर के गंगा को पृथ्वी के लिए आमंत्रित किया। गंगा इतनी वेगवती थी कि वो धरती का हृदय फट जाता अगर उस वेग का पृथ्वी से साक्षात सामना करती। तो उन्होंने शिव की जटाओं में आश्रय लिया और वहां से धरती पर उतरी। ये है गंगा के अवतरण की मिथकीय सच्चाई। नाम लिए कितने तरी जात, प्रणाम किए सुरलोक सिधारे। गंगा के किनारे रहने वाले गंग जीवियों में गंगा की मछलियों, गंगा के कछुओं, गंगा के घड़ियालों की तरह पानी के अनेक संस्मरण हैं। गंगा दशहरा के दिन बनारस में वो एक बहुत मंगलकारी स्थानीय पर्व है, जब अन्न, बने हुए भोजन और जल का दान किया जाता है। ब्रह्म मुहूर्त में गंगा में नहाने का जो सिलसिला शुरू होता है वो मानो शाम को सूर्यास्त तक जारी रहता है। बनारस और बनारस के आसपास के जिले आम की जिस प्रजाति के लिए प्रसिद्ध हैं उसका नाम है लंगड़ा आम। तो लंगड़ा आम और चने की दाल की पूड़ी, जिसे स्थानीय भाषा में दलपूड़ी कहा जाता है, खाया जाता है। एक हमारे यहाँ पहले पांटून ब्रिज था, हिंदी में कहें तो पीपे का पुल। इसी दिन उसको आगामी बरसात की सुखद संभावना के मद्देनजर खोल दिया जाता था। बासी बिहंग जल थल चर पशु पतंग, कीट जटिल तापस सब, कीट जटिल तापस सब, सरिस पालिका जय जय भगीरथ। यथार्थ जो है बड़ा कटीला होता है, कई बार वो हमारे मिथकीय आदर्शों पर आघात भी पहुंचाता है। मानस में गोस्वामी तुलसीदास ने दरस परस मज्जन अरूपाना, दर्शन, स्पर्श, स्नान और पान को मानो एक ही पैमाने में गूंथ दिया है। और आज का गंगा जल मैदान में उतरने के बाद शायद इस लायक नहीं है कि उसे सीधे सीधे पिया जा सके। हमारी नदियों पर आबादी का, औद्योगिकरण का
और शहरी सभ्यता का दबाव इस कदर ज्यादा है कि हम उस पानी को सर्वथा शुद्ध स्वरूप में बचा नहीं पाए हैं। ये एक ऐसी सच्चाई है जिसका इस शुभ अवसर पर सामना करना बहुत जरूरी है। गंगा अवतरण, गंगा दशहरा वो मौका है जब अपनी माँ का पृथ्वी पर अवतरण दिवस, अपनी माँ का जन्म दिवस मनाते हुए उसका हर बेटा, उसकी हर बेटी ये संकल्प ले कि हमको माँ को शुद्ध कैसे बनाना है, गंगा के जल को ऐसा कैसे बनाना है कि हमारा बेटा या हमारी बेटी जब गंगा के तट पर खड़ा हो और अंजुली भर जल ले ले अपने हाथों में, तो डर के मारे हमारा कलेजा न कांपे कि ये पानी उसके मुंह में चला जाएगा तो उसकी तबीयत खराब हो जाएगी। भागीरथी हम दोष भरे है, भरोसे यही के परोस तिहारे है, भरोसे यही के परोस तिहारे। जान भी तेरो स्वभाव ही है, कभी केशव तो उर में प्रण। अपने भावों के इस प्रवाह को अपना स्वर दे रहे थे संस्कृतिकर्मी व्योमेश शुक्ल। प्रस्तुति केंद्रीय हिंदी रूपक एकांश। हो नर हरिणा तय कोट देखिली, तय कोट देखिली। ये संगीत हमें ले आया है असम की संस्कृति संपन्न धरती पर। असमिया साहित्य और संस्कृति के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण नाम है पार्वती प्रसाद बरुआ, जिन्हें प्रेम से गीती को भी बुलाते हैं। गीती कोबी के सांस्कृतिक अवदान को समझने का प्रयास है हमारी अगली प्रस्तुति सोनार हरिण। प्रकृति का अद्भुत सौंदर्य, जनजातीय संस्कृति व सभ्यता की धरोहर असम राज्य ज्योति प्रसाद बिस्नुराभा, पार्वती प्रसाद बरुआ जैसे महान साहित्यकारों का जन्मभूमि है। इनके गीत और कविताओं ने हमेशा से इस सोने का खदान जैसी भूमि का गुणगान किया है। कविता, गीत, संगीत और गद्य की रचना में समान रूप से निपुण पार्वती प्रसाद बरुआ मूलतः एक गीतकार कवि हैं। उनके गीत गतिशील कविता जैसी हैं, इसलिए उनके कदरदानों ने उनको गीति कवि के रूप से नवाजा है। আজি ফাগুনৰ পুৱা বেলাতে মেঘে উন্দোলাই আনিলে, আজি ফাগুনৰ পুৱা বেলাতে মেঘে উন্দোলাই আনিলে, আবতৰতেই নীল আকাশত ক'লা ৰং কোনে সানিলে, মেঘে উন্দোলাই আনিলে। पार्वती प्रसाद बरुआ का जन्म हुआ था सन 1904 में असम के शिवसागर जिले में। 1967 में उनका मृत्यु हुआ। अमीर परिवार का ये संतान बाद में चाय बगीचों का मालिक बना। जीवन के सुख और दुख में से करुण रस उनके जीवन के साथी बने। परिवार का कई लोगों का असामयिक मृत्यु ने उन्हें बुरी तरह से झंझोर दिया था, परंतु नियति के सामने उन्होंने माथा नहीं टेका, बल्कि दुख और सुख का एक अनोखा तर्क उनके साहित्य कृतियों में झलकना शुरू हुआ। घर के चारों ओर फैला हुआ प्राकृतिक सौंदर्य, एक संगीतमय माहौल, घर के सभी सदस्यों का साहित्य में रुचि उनकी प्रमुख उपलब्धियां रहीं। रहमयी मागो
इसी तरह पार्वती प्रसाद बरुआ एक गीति कवि के रूप में उभर आए। एक गंभीर व्यक्तित्व वाले युवा पार्वती प्रसाद ने सौंदर्य को सराहना सीखा। प्रकृति और विश्व के प्रति उनका लगाव ने उनको एक सौंदर्य का साधक के रूप में प्रतिष्ठा किया। तुम्हार प्रेम भोग जराती दिया बाकी मरमियान जियान हक भाल। তোমার প্রেমর ভোগ জরাতি দিয়া বাকি মরমিয়াল জিয়ন হক ভাল। चांदनी रात के अनकही करुण रस को वे महसूस करते थे। हर मुस्कुराते चेहरे के पीछे छुपा हुआ आंसू को वो भलीभांति पहचानते थे। करुण रस का पुजारी इस कवि और गीतकार ने शरद ऋतु का सौंदर्य को अपने गीतात्मक कविताओं में जगह देना नहीं भूले। उनके गीत और कविताओं में महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव और श्री श्री माधव देव का लिखा हुआ शास्त्रीय संगीत के सुर पर आधारित बौरगीत यानी कि महान गीतों का प्रभाव भी झलकता है। प्रकृति को उन्होंने कभी उदार माँ या एक सुंदर युवा के रूप में कल्पना किया है, तो कभी प्रकृति का भयानक रूप को अनिश्चितता, भय और अशांति का प्रतीक माना है। दुख के माध्यम से ही सुख का अनुभव किया जा सकता है। दुख और सुख का इस रहस्य को उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा है, हर रागी जला कला होली कोन पगलार विजय मोला डोली। उनकी रचनाओं में विभिन्नता थी। शरद ऋतु पर आधारित लक्ष्मी एक नृत्य नाटक है जिसमें प्रकृति को, शरद ऋतु को, काशफूल, बादल आदि को मानवीकृत किया गया है। वन गीत, जिसको साधारणतः जंगल का गीत कहा जाता है, इस धारा पर आधारित उनका लक्ष्मी मधुर गीतों का अनोखा संग्रह रहा। खुन और खुलेंग जैसे उनके एक नृत्य नाटिका है। दूसरी तरफ भौंगा तुकारीर खूर कविता संग्रह में नियति के क्रूर हाथों में इंसान कितना असहाय है उसको दर्शाया गया है। हुकुला दाउर ओए कहुआ फूल नामक गीतात्मक कविता संग्रह में मौसम की स्तुति किया गया है। ऐसे अनेक साहित्य कृतियों के जरिए पार्वती प्रसाद बरुआ हमेशा एक नक्षत्र के रूप में उभर आए थे। गोरोखिया हेरो गोरोखिया इहुर बजाली दुपोरिया गोरोखिया। इस दुनिया के हर सुख, हर वस्तु को प्राप्त करते हुए भी मनुष्य का मन प्यासा है। रेगिस्तान में जैसे लोग तलाश कर रहे हैं अमृत का स्रोत, लोगों को वह कहना चाहते हैं कि सोने का हिरन का खोज व्यर्थ है। गीतात्मक कविता का एक महारथी इस साहित्यकार की पुण्यतिथि में हम सभी उनको नमन करते हैं। সোণৰ হৰিণা তই কোট দেখিলি সোণৰ হৰিণা তই কোট দেখিলি साजुईर पोहरत धन। सोनार हरिण। आलेख जिंटू चेतिया। संगीत आकाशवाणी डिब्रूगढ़ आर्काइव्स। वाचन, संपादन और प्रस्तुति पराशा कुंवर, आकाशवाणी डिब्रूगढ़। पिपरा के पतवा सर के डोले मनवा की यार में उठत ही लो। बीते 5 जून को हम सब ने पर्यावरण दिवस मनाया। पर्यावरण एक ऐसा विषय है जो हमारी समूची मानवता को सीधे तौर पर प्रभावित करता है। इसे बेहतर करने के लिए
हम क्या कर सकते हैं? पूछते हैं स्वामी प्रेम परिवर्तन से, जिन्हें पीपल बाबा के नाम से हम बेहतर जानते हैं। पीपर पात सरिस मन डोला। इस पीपल बाबा में क्या निहितार्थ हैं? देखिए, वैसे तो मेरा नाम परिवर्तन है, और जब मैं पैदा हुआ चंडीगढ़ में 1966 में, तो हमें आज़ाद जैन का नाम दिया गया। फिर हमें आश्रम में भेजा गया पढ़ाई के लिए, तो वहाँ पर हमारे आचार्य जी ने स्वामी प्रेम परिवर्तन। लेकिन जैसे जैसे मेरा शौक़ वृक्ष लगाने का रहा, और हमारी नानी के संस्कारों के कारण, नानी के आशीर्वाद के कारण, उनके डायरेक्शंस के कारण हमने पीपल, बड़, गूलर और पिलखन के ऊपर काम शुरू किया। तो समाज ने और मीडिया ने, सब लोगों ने मुझे पीपल बाबा के नाम से उपाधि एक जैसे दे दी। निकनेम होता है बेसिकली। मेरे लिए पीपल बाबा जब मैं बोलता हूँ तो वो मेरे पीपल महाराज हैं, क्योंकि हम पीपल के लिए काम करते हैं। 1,27,00,000 हमने पीपल लगाए हैं पिछले 46 वर्षों में। हमारा मानना है कि हम कोई भी जंगल लगाते हैं, ग्रीन एरिया लगाते हैं, आप गोचर ज़मीन को 15 एकड़, 10 एकड़, 5 एकड़, हम उसको हरियाली के नीचे लेकर आते हैं, छाया लेकर आते हैं। वहाँ अलग अलग टाइप के घास, बैम्बू, हम फलदार वृक्ष लगाते हैं। अगर पीपल महाराज वहाँ नहीं होते हैं तो उस जगह में रौनक नहीं आती। क्योंकि पीपल वृक्ष जो हैं, पीपल महाराज के ऊपर 100 से ज़्यादा, 140 के करीब पक्षियों की प्रजातियां आती हैं, वहाँ घोंसला बनाती हैं। स्क्विरल्स आती हैं, गिलहरियाँ जिसको बोलते हैं, फिर कई टाइप के इंसेक्ट्स आते हैं। तो अपने आप में एक मिनी इकोसिस्टम है। इसको हम बॉटनी में मैम हम बोलते हैं कीस्टोन स्पीशीज, क्योंकि इसके कारण ही 100 और जो प्रजातियां हैं वृक्षों की, वो वहाँ पर जर्मिनेट होती हैं। हमने 5,17,000 एकड़ लैंड जो है पूरे हिंदुस्तान में, और मेरे साथ 4 लाख लोग भी जुड़े हुए हैं। बहुत सारी वॉलंटियर फोर्स है हमारी। लेकिन हाँ, पीपल जो है, इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन में भी बड़ को जो है राष्ट्रीय वृक्ष दिया गया है। लेकिन हम उसके ऊपर उतना काम नहीं कर पा रहे हैं, इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे। बड़ का मतलब बैनियन, हाँ, फाइकस बेंगोलिस बोलते हैं हम उसको, और फाइकस रिलीजियोसा जो है, सेक्रेड फिग जो है, इसको हम पीपल ट्री बोलते हैं। तो जिस वक्त आपने चुनाव किया, क्या आपके पास कोई वैज्ञानिक तर्क था उस समय कि आप क्यों ये पीपल चुन रहे हैं, या एक होश नहीं था, सिर्फ जोश था? अच्छा। हाँ, और धीरे धीरे फिर नानी ने हमें बताया पीपल के बारे में। तो उस वक्त हम किताबें बहुत पढ़ते थे। तो महात्मा गांधी जी का एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, फिर विवेकानंद जी के हम पढ़ते थे। रस्किन बॉन्ड में बहुत पढ़ता था। तो रस्किन बॉन्ड जो हैं, आप जानते हैं, वो मसूरी लैंडोर में रहने वाले एक ऑथर है, और इंग्लैंड की एक राइटर है एनेट ब्लाइटन। तो उसमें नेचर से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो उस वक्त करना शुरू किया। लेकिन जैसे जैसे मैम हमने किया, 6 से 8 महीने में हमें समझ आ गया हम क्या कर रहे हैं। आप समझ लीजिए, जनवरी 77 से लेके आज तक, चाहे लॉकडाउन था चाहे कुछ था, लॉकडाउन में भी एडमिनिस्ट्रेशन में हमें पासेस बना के दिए थे। लॉकडाउन में बल्कि हमने डबल काम किया, क्योंकि घर में लोग खाली बैठे थे। हमारी पूरी टीम, जो फील्ड की टीम है, सबको पासेस मिल गए थे। हम रूरल एरियाज़ में, हाईवेज पे, स्टेट हाईवेज पे, लोकल्स, जो आपके तालाब हैं, आपके कुएं हैं, आपके गौचर ज़मीनें हैं, गुरुद्वारे की ज़मीनें हैं, मंदिरों की ज़मीनें हैं, धर्मशाला, आश्रमों की ज़मीनें, जहाँ भी खाली स्पेस होती है वहाँ जाके हम हरियाली छतरी। तो अब एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल, ज्यादातर लोग अपार्टमेंट्स में, फ्लैट सिस्टम में रहते हैं, या अपना अगर मकान है भी तो कंक्रीट से ज्यादा कवर है, ओपन स्पेस नहीं है इतनी कि जहाँ प्लांटेशन ज्यादा की जा सके। तो आपसे अगर ये सलाह मांगी जाए, सुझाव मांगा जाए कि कॉलोनीज में रहने वाले लोग या फ्लैट में रहने वाले लोग अगर अपने घर में पौधे लगाना चाहते हैं, तो उन्हें किस तरह के पौधों का चुनाव करना चाहिए, और क्या क्या चीजें उन्हें ध्यान में रखनी चाहिए, कैसे वो इस चीज को धीरे धीरे करके आगे बढ़ा सकते हैं? अच्छा, चाहे सिविल सोसाइटी हो मैम, चाहे हमारी गवर्नमेंट्स हैं, चाहे वो कॉरपोरेशन लेवल पे हो, लोकल अथॉरिटीज़ हों, स्टेट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट्स हों, जो भी डिपार्टमेंट्स हैं, जितनी अथॉरिटीज़ हैं, सबको इनकरेज करना चाहिए कि जितनी हमारी हाउसिंग कॉलोनीज़ हैं, गेटेड एरियाज़ हैं, हमारी सोसाइटीज़ हैं, RWs हैं, सब अपने रूफटॉप्स को हरा भरा करें। ये कंपलसरी हो जाना चाहिए। दिस शुड बी, जैसे वाटर हार्वेस्टिंग का एक लॉ आ गया है कि आपको एक छोटा सा वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर हर रेजिडेंशियल एरिया में होना चाहिए। उसी प्रकार से आपको ग्रीन स्पेस जो है कंपलसरी 33% का रखना चाहिए। ये तो होगी मैक्रो प्लानिंग। अब हम उसको माइक्रो लेवल पे हम तोड़ सकते हैं। रेजिडेंशियल एरिया है, जो बड़े बड़े फार्म हाउस हैं, वहाँ तो आप आराम से 33 का 35 भी कर सकते हैं, 38 भी कर सकते हैं। तो एवरेज अगर निकाला जाए, हम 33 बहुत आराम से अचीव कर सकते हैं। आपको ज़रूरी नहीं है पैसा खर्च करना है, जाके नर्सरी से उठाना है। जो आप
घर में भी खाना खाते हैं, चाहे अमरूद खाते हैं, संतरा खाते हैं, नींबू खाते हैं, आप उसके बीज को धो के सुखा के रखिए, उसको आप अपने गमले में डालिए, ग्रो योर ओन फूड। तो उसमें हम लोगों को यही बोलते हैं, आप 20 बस गमले खरीद लीजिए। आप मिट्टी भी पार्क से ले सकते हैं, सड़क के किनारे से ब्राउन मिट्टी, कोई पुराना वृक्ष है, बड़ा वृक्ष है, उसके नीचे से आप थोड़ी सी खुरपी से अपनी मिट्टी खोद के ले आइए। आपको नर्सरी से खरीदने की जरूरत नहीं है, बीज आपके घर से निकल आएगा। आपको खाद भी बनानी है तो हम उन्हें कंपोस्ट बनानी सिखा देते हैं कि आप अपना किचन वेस्ट है वो आपकी 2 महीने में घरेलू खाद तैयार हो जाती है। तो सब कुछ घर पे हो सकता है। बहुत लोग हमें ये बोलते हैं, नहीं जी हमने तो सीमेंट कर दिया, हमने तो कंक्रीट कर दिया। अरे भाई, तो कंटेनर प्लांटिंग करो। अगर आप ग्रो बैग अफोर्ड कर सकते हैं वो कीजिए, अगर वो नहीं कर सकते तो खाली पीपे हैं। देखिए, जिसने करना है ना वो जुगाड़ कर ही लेगा। आप जब करना शुरू करते हैं, ये तो हमने चीज़ें देखी हैं क्योंकि हमारी तो मास मूवमेंट है, लोग हेल्प करना शुरू कर देते हैं। कभी आंध्र प्रदेश से, तेलंगाना से, कोयम्बटूर से हमको बीज आते हैं, हम वो बीज यहाँ पर दिल्ली में लगाते हैं। फिर जब पौधे इधर उधर जाना हो तो वो साथ लेके चले जाते हैं। तो क्या होता है, इट्स लाइक ब्राउनियन मोशन। वो पूरे हिंदुस्तान में ये चीज़ एक तरीके की मूवमेंट फैल गई है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि 4 लाख लोग इस वक्त बहुत एक्टिवली ग्रीनिंग पे काम करें। और आखिरी बात कि गवर्नमेंट जो है वो एक ओवरऑल पॉलिसी बना सकती है। गवर्नमेंट की जो चीज़ है वो एक डायरेक्शन दे सकती है। गवर्नमेंट एक अथॉरिटी है, वो आपको मॉनिटर कर सकती है। लेकिन गवर्नमेंट आके आपके गमले में नहीं पौधा लगाएगी ना, वो पॉसिबल ही नहीं है। वो ख्याल ही छोड़ देना चाहिए। अल्टीमेटली जो एक्शन है, जो एनर्जी हमें डालनी है, इंटेंशन जो डालना है वो हमको डालना है। सो यू हैव टू डू इट कंस्ट्रक्टिवली। प्रकृति का काम ना प्रेम से होता है। पीपर पात सरिस मन डोला। अभी आपने सुना स्वामी प्रेम परिवर्तन या पीपल बाबा को। प्रस्तुति केंद्रीय हिंदी रूपक एकांश। इसी जून के महीने में कई ऐसे महापुरुषों से संबंधित तिथियां हैं जिन्होंने भारतीय मानस पर एक अमिट छाप छोड़ी है। प्रज्वल चेतना के कवि कबीर दास जी, सिख गुरु हरगोबिंद साहिब, महान सेना नायक महाराणा प्रताप, प्रख्यात समाज सेवी अहिल्याबाई होलकर ऐसे ही नाम हैं जिनका योगदान अविस्मरणीय है। 20वीं सदी के महानतम कर्नाटक शास्त्रीय गायकों में से एक महाराजपुरम संतानम की पुण्यतिथि आगामी 24 जून को है। उनके सांगीतिक योगदान को याद करते हुए हैदराबाद से शास्त्रीय गायक श्री मुकुंद शर्मा। उनके अनेक रेडियो प्रसारणों के अलावा मुझे गुंटूरू, विजयवाड़ा, तेनाली और तमिलनाडु में स्थित तिरुपंदुर्ती में जहां प्रमुख वाग्यकार नारायण तीर्थ की उत्सव मनाते हैं, वहां भी संतानम के लाइव प्रदर्शन सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मुझे उनके प्रस्तुतिकरण के गाने आज भी याद है, जैसे राग मोहनम और बिंदुमालिनी। कर्नाटक संगीत के क्षेत्र में उनके योगदान की गूंज आज भी श्रोताओं को सुनाई देती है। महाराजपुरम संतानम एक अच्छे वाग्यकार भी थे। उनकी रचनाएं भक्ति और भावनात्मकता से भरी हुई है। उन्होंने कई तिलाना भी रचना की, जिनमें राग रेवती, मिश्र शिवरंजनी और बसंत बहार बहुत लोकप्रिय है। उन्हें पद्मश्री, संगीत कलानिधि, कलैमामणि आदि उपाधियों से सम्मानित किया गया। ऐसे महान हस्ती को इस अवसर पर याद करना समुचित है। इसी क्रम में लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई, M.F. हुसैन, संयुक्ता पाणिग्रही और उस्ताद अली अकबर खां की पुण्य स्मृतियों को पत्रिका का नमन। आने वाले दिनों में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और विश्व संगीत दिवस पूरे उत्साह से मनाए जाएंगे। योग और संगीत की जुगलबंदी हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर करे, हमें सांस्कृतिक रूप से और समृद्ध करे, इसी आशा के साथ संपन्न होता है संस्कृति भारती का ये अंक। नवोदिता मिश्रा और मनोज माइंडकर को अनुमति दीजिए। नमस्कार।